हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं आपके साथ आंतरिक सुरक्षा यानी इंटरनल सिक्योरिटी का सिलेबस डिस्कस करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी आपको पता है कि ये जीएस पेपर 3 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ से बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं और आप करंट अफेयर्स के साथ क्योंकि हमेशा ही जुड़े रहते हैं, तो आप बहुत आसानी से ये आइडिया भी लगा सकते हैं कि किस पोर्शन से ज़्यादा संभावनाएं हैं क्वेश्चन पूछने की। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी पोर्शन की समझ के लिए, तो वो है उसका सिलेबस पार्ट। तो क्योंकि सिलेबस इतना इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहली चीज़ तो यही होनी चाहिए कि भाई सिलेबस हमें समझ में तो आए। तो आपके आसानी के लिए, ताकि आपको पढ़ाई में कभी कहीं दिक्कत ना आए, तो उसके लिए पूरा पाठ्यक्रम या पूरा सिलेबस है जो वो आपके सामने मैं लेकर के आ गया हूं। हम कोशिश करेंगे कि इसको आसानी से तोड़ सकें और प्रॉपर आपको मैं डिटेल में बता सकूं कि इसमें हमें बेसिकली पढ़ना क्या क्या होता है। ठीक है, क्या क्या वो सारी चीजें हैं जो सारी हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ना होता है। तो हम पहले, इससे पहले हम पाठ्यक्रम की चर्चा करें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा के बारे में पता होनी चाहिए, उस पर मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सब्जेक्ट है, किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका कि भाई आपको सबसे पहले सिलेबस की एक अच्छी समझ होनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले सिलेबस को आपको पढ़ना होता है। वो आप लोगों ने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि हमें पूरा सिलेबस याद होना चाहिए। ठीक है, मेरा ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको याद होना चाहिए, लाइन टू लाइन बिल्कुल रटा होना चाहिए। मेरा मानना है कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें तो उसको सिलेबस के हिसाब से सिलेबस में देखें, फिर उसके बाद आगे बढ़ें। तो जैसे ही आप टॉपिक को बार बार जब देखेंगे तो वो अपने आप आपके दिमाग में रुकने लग जाता है, अलग से इसका रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला, जैसा कि मैंने बताया कि आपको जो सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस है उसको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। अच्छे से उसको पढ़िए, एक बार दो बार पढ़िए और फिर ये समझने की कोशिश कीजिए। इस सब्जेक्ट की अच्छी बात पता है क्या है कि जब आप इसका सिलेबस पढ़ेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि इसमें से बहुत सारी चीजें तो हमें वैसे ही आती हैं। ऐसी क्यों आती हैं? क्योंकि आप बहुत सारा जीएस पढ़ चुके हैं, उसके साथ आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है, तो अलग अलग जगहों पर आपने कुछ कुछ ऐसी चीजें अलग से पढ़ ही रखी हैं जो इसके साथ मैच कर जाएंगी। तो इसलिए आपको इस चीजें बहुत आसानी से आती हैं। तो सबसे पहली चीज आपको क्या है? सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अच्छे से है जो वो पढ़ाई इसकी करनी है, बहुत ठीक से एक बार सिलेबस को पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या है, आपको टॉपिक वाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक एक करके टॉपिक उठाते हैं और फिर टॉपिक को पढ़ा जाता है। ठीक है, तो टॉपिक वाइज आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। टॉपिक वाइज आपको पूरा तैयार करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होते हैं कि संक्षिप्त में कंसाइज नोट्स बना लीजिए, एक, है ना, नोट्स। संक्षिप्त में इसके आपके नोट्स होने चाहिए। और अगर संक्षिप्त में आपके पास नोट्स हैं तो अच्छी बात क्या है कि एक, अगर मैं इस सब्जेक्ट की बात करूं तो बहुत छोटा सा सिलेबस है, छोटे से इसके नोट्स होते हैं। अगर आपने पहली बार जब इसको पढ़ा है तो अच्छे से अगर एक बार समझ लिया तो बस आपका हो गया ये सब्जेक्ट। आपने उसको पढ़ा और एक बार रख दिया, क्योंकि मुख्यतः इसमें जो चीजें हैं वो मेंस की हैं। प्री से बहुत थोड़ा बहुत कुछ आ जाता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आता है। मुख्यतः इसको माना जाता है कि ये मेंस का सब्जेक्ट है। ठीक, उसके बाद नोट्स होने चाहिए। और यहां जैसा कि मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं करंट अफेयर, तो हाँ बिल्कुल आपको करंट अफेयर पर जो है वो फोकस करना होगा। किस पर? करंट अफेयर पर। ठीक है, करंट अफेयर को आपको ध्यान से देखना होगा। करंट अफेयर में क्या चल रहा है वो आपके इस सब्जेक्ट को अपडेट करता है। ठीक है, इसके अलावा और एक चीज जो करनी होती है वो क्या है? वो है आपकी आंसर राइटिंग। ठीक है, आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेन से जुड़ा हुआ सिलेबस है। और क्योंकि मुख्य परीक्षा का सिलेबस है या मुख्य परीक्षा का पोर्शन है, तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो उसके लिए सबसे पहले आप जो आपके गत वर्षों के प्रश्न हैं, PYQs जिनको बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, गत वर्षों के जो प्रश्न हैं वहां से आपको आइडिया लगेगा। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि सिलेबस में तो कुछ लाइनें लिखी हैं, लेकिन वो कितना डेप्थ तक जा रहा है यूपीएससी,
कहाँ तक वो पूछता है, ये हमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वहां से ही आइडिया लगता है। ठीक है, तो आप देखिए सिलेबस में तो क्या है, आप डीप में जाएंगे तो बहुत डीप में भी जा सकते हैं, लेकिन जो उससे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपको आपकी सीमाएं, जो आपकी सीमा है, बाउंड्रीज हैं, वो निर्धारित करनी होती हैं। ठीक है, आपको अपनी सीमाएं निर्धारित करनी होंगी, अपनी बाउंड्रीज बनानी होंगी कि मुझे इस बाउंड्री के अंदर ही पढ़ाई करनी है और इसमें आपको पूरी तरीके से क्या है, स्ट्रिक्ट रहना होगा। अब अगर मैं ये बताऊं कि इस पोर्शन से सर क्वेश्चन बार बार अगर देखा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप देखेंगे और जब मैं आपको डिटेल में अगर इस सब्जेक्ट को मैं पढ़ाऊंगा जब, तो आपको मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग लगभग 4 प्रश्न हैं, जो 4 क्वेश्चंस हैं जो वो यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हम इसको एक लो हैंगिंग फ्रूट बोलते हैं, है ना। बहुत आसानी से इसको आप सिलेबस को कर सकते हैं और बहुत आसानी से अंदाज लगा सकते हैं कि किस पोर्शन से आने की ज्यादा संभावना है। जैसे कि 4 क्वेश्चंस की बात करें तो अब जो अगर इस साल की बात करें कि क्या क्या चर्चा में है, तो आप अपने आप ही आप कह सकते हैं कि सर देखो एक क्वेश्चन तो आ सकता है आपका वामपंथी वाले पोर्शन से, वामपंथी उग्रवाद वाला है क्योंकि वो चर्चा में रहता है, तो लीजिए एक क्वेश्चन है। और यहां से देखिए यहीं से आएगा क्योंकि चर्चा में जो रहा है वहीं से क्वेश्चन बनेगा। अब इंटरनल सिक्योरिटी क्या है कैसा नहीं है वो अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन अगर हम मोटी मोटी समझ, क्योंकि आपने 1 साल से करंट अफेयर्स पढ़ा है, तो अगर देखें तो कहां से आते हैं, कौन से क्वेश्चंस हैं, तो एक क्वेश्चन भाई LWE से आएगा ही आएगा। दूसरा आपको पता है कि बॉर्डर से रिलेटेड, जो बॉर्डर का प्रबंधन है उससे संबंधित बार बार, क्योंकि हमारी जो सीमाएं हैं वो अलग अलग देशों के साथ सीमा साझा करती हैं, तो वहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो एक बॉर्डर मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बॉर्डर प्रबंधन से एक क्वेश्चन यहां से आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपको क्या लगता है कहां से आएगा? आपको पता है कि संगठित अपराध है जो, वो बहुत ज्यादा जो है अभी चर्चा में रहता है, तो संगठित अपराध को लेकर के अलग अलग कानून वगैरह बार बार आते रहते हैं कि ये एक्ट अमेंडमेंट हुआ वो हुआ, तो वहां से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये मैं बहुत ही आपको जो एक रफ आइडिया है बस वो मैं मतलब मैं एक आइडिया दे रहा हूं कि आप किस तरीके से निकाल सकते, क्योंकि अगर आपने 1 साल से करंट अफेयर्स पढ़ा है तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो 4 क्वेश्चन है वो यहां से 4 आएंगे, इतना तो आपको पता है, लगभग लगभग 4 आएंगे। अब वो जो 4 हैं वो भी कहां से होंगे, है ना, तो ये देख लीजिए यहां से ये 3 हो गए। उसके अलावा एक और आप बताइए जो बहुत ज्यादा जो ऐसा टॉपिक रहा हो जो बार बार आपके सामने आया है अभी आजकल, जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या आया है तब से आपको साइबर अपराध पर बार बार आर्टिकल्स मिलते हैं, है ना, साइबर अपराध। तो मेरी समझ में अगर 4 क्वेश्चन चुनने होंगे तो ये वो एरियाज हैं जहां से इस पर निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि आपने इतनी आसानी से इनका अंदाज लगा लिया, तो उसी तरीके से ये सब्जेक्ट है जो वो काफी ज्यादा आसान हो जाता है और यहां से इजीली आप 4 क्वेश्चंस अपने बना सकते हैं। इस सब्जेक्ट को अपना बनाना काफी ज्यादा आसान है। ठीक है, चलिए तो आज की जो मुख्य चर्चा है वो है हमारी सिलेबस के डिस्कशन पर। तो ये है आपका सिलेबस। तो देखिए हम इसको कैसे पढ़ेंगे, तो पहले तो मैं इसको तोड़ देता हूं थोड़ा सा आपके लिए। ये आपके पाठ्यक्रम में जो जो चीजें लिखी हैं उसको अगर हम तोड़ें तो देखिए इसको एक काम करते हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक, इसको 1 नंबर पॉइंट बना देते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको आसान कर दूं आपके लिए सिलेबस, तो देखो इसको हम 1 नंबर पॉइंट बना देते हैं। मतलब इसको टोटल हम कितने, पूरे सिलेबस को कितने पॉइंट्स में तोड़ेंगे देखिएगा। एक तो ये हो गया, दूसरा आप यहां से ले लीजिए, है ना, जिसमें कि गैर राज्य अभिकर्ता, बाहरी राज्य, ये सारी चीजें हैं, अभी खैर मैं इसमें आऊंगा। ठीक है, दूसरा आप इस वाले पोर्शन को ले लीजिए, मनी लॉन्ड्रिंग और इसकी रोकथाम। ठीक है, इसके अलावा संगठित अपराध का आतंकवाद से संबंध। ठीक, अगर हम दूसरा पॉइंट ये बना लें, मतलब इसके लिए अगर मैं हेडिंग बना दूं एक, तो ये लीजिए एक संगठित अपराध करके एक हेडिंग बना दी। पॉइंट नंबर 2 ये हो गया। समझ गए आपको क्या क्या रखा हमने पॉइंट नंबर 2 में? मनी लॉन्ड्रिंग और इसकी रोकथाम और संगठित अपराध का आतंकवाद से संबंध। तीसरा हम इसको ले लेते हैं, ये वाला, संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सोशल नेटवर्किंग, साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की मूल बातें, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उसका प्रबंधन। ठीक है,
ये है जो, चलिए इसको हम अलग रखेंगे, इस वाले पार्ट को रख लेते हैं तीसरा पार्ट, ठीक है। और इसके लिए अगर मैं पॉइंट नंबर 3 के लिए आपको हेडिंग दूं तो ये लीजिए साइबर सुरक्षा करके हेडिंग आ गई, ठीक। तो एक है जो, एक ये हो गया तीसरा। चौथा आप इसको ले लीजिए, सीमावर्ती क्षेत्रों, बॉर्डर मैनेजमेंट वाला, ठीक है, बॉर्डर मैनेजमेंट का ये आ गया। और पांचवें की अगर हम बात करें तो पांचवा टॉपिक आपका ये हो गया। तो टोटल आपने देखा कि ये सारे सिलेबस को हमने 5 पॉइंट्स में तोड़ लिया, ठीक। अब अगर हम पहले पॉइंट की बात करें या हम पहले ओवरऑल की बात करें, बाकी चीजों में बाद में आएंगे, लेकिन अगर ओवरऑल की बात करें तो उसकी जो शुरुआत है वो होती है पहले ही पॉइंट से, जिसमें एक शब्द लिखा है आंतरिक सुरक्षा। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आंतरिक सुरक्षा है क्या चीज। दूसरी चीज आप यहां पर देख सकते हैं चुनौतियों के बारे में बात की जा रही है। और तीसरी चीज यहां पर एक शब्द लिखा है बाहरी राज्य और गैर राज्य अभिकर्ता। तो ये सब क्या चीज है? तो जब हम इन चीजों को समझेंगे तो पहले सबसे पहले एक काम करते हैं, ओवरव्यू एक ले लेते हैं पूरे सब्जेक्ट का, और फिर उसके बाद एक एक करके सारे पॉइंट्स को देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है, यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा क्या चीज है, तो अगर पहली चीज आपसे पूछूं कि आंतरिक सुरक्षा, ये बार बार जो हम सब्जेक्ट का नाम ले रहे हैं, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा, अगर इसकी बात करें तो देखिए आपसे अगर पूछा जाए कि सर दो तरह की एक सुरक्षा हो जाएगी, एक आंतरिक और एक बाहरी, है ना, यानी कि आंतरिक और एक बाह्य सुरक्षा, ठीक है। तो आपसे अगर मैं पूछूंगा कि बताइए इनमें क्या अंतर है, तो आप आसानी से बता देंगे कि सर देखिए आंतरिक सुरक्षा मतलब हमारा जो देश का बॉर्डर है, ठीक है, इस बॉर्डर के भीतर जो भी तरह की, जिस भी तरह की समस्या है, जब हम उसको टैकल कर रहे होंगे तो वो सब क्या है कि आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत आएगा। और जब कुछ ऐसी होंगी कि बाहरी फोर्सेस से हमें हमारे देश को बाहर से बचाना है, ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं जो वो बाहरी में आएंगी, बाहर में आएंगी, है ना। तो अगर इसको मैनेज कौन करेगा, तो बाह्य सुरक्षा के लिए आप कहेंगे सर यहां पर तो रक्षा मंत्रालय है जिम्मेदार, रक्षा मंत्रालय। और आपका जो इस जगह की बात करेंगे तो यहां पर आपका होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये पूरी जिम्मेदारी लेता है, जिसमें कि टूल क्या क्या हो सकते हैं, दो, किन की मदद लेते हैं, एक आप कह सकते हैं सर पुलिस, और एक आपका सीएपीएफ, है ना, मोटा मोटा, ताकि आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाए इस चीज का, ठीक है। तो अगर अब बताइए कि आंतरिक सुरक्षा क्या है, तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि देखो भाई अपनी देश की संप्रभुता है जो, ठीक है, अपने देश की संप्रभुता के अलावा अपने देश की ठीक है, अपने देश की संप्रभुता, संप्रभुता के अलावा जब आपको लॉ एंड ऑर्डर और पीस को मेंटेन करना होता है, मतलब शांति और शांति और कानून व्यवस्था, ठीक है, शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो हमें प्रयास करने होते हैं, उसके अंतर्गत हम आंतरिक सुरक्षा को रखते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अगर आप इस वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप मेरे साथ साथ पेपर पेन लेकर के आप थोड़ा थोड़ा लिखिए, ठीक है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि अभी तो सिर्फ ये सिलेबस डिस्कशन है, हम इसको बस समझ लेते हैं। समझने के साथ साथ अगर आप अभी मेरे साथ साथ लिख लेंगे कुछ चीजें तो बहुत आसानी से आसान हो जाएगा आपके लिए, है ना। आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हमें इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो जब भी आप भले ही सब्जेक्ट को अभी पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन जब भी अगर सिलेबस का आइडिया होगा तो जब भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे तो क्या होगा कि आपको दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा ये वहां से लिंक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंतरिक सुरक्षा। दूसरा पॉइंट जो आपको इसमें पता होना चाहिए वो क्या है, दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं यहां पर दो दो वर्ड्स बोल रहा हूं, यहां पर ये देखिए, है ना, यहां पर बार बार गैर राज्य अभिकर्ता ये लिखा है, तो मतलब यहां पर स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर इनकी चर्चा बार बार हो रही है ना। स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर्स, स्टेट एक्टर्स
यानी कि और नॉन स्टेट एक्टर्स मतलब गैर राज्य अभिकर्ता। तो ये क्या चीज है, अब समझिए इस चीज को। स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स, ये दो क्या चीज है, ये शब्द शब्द दो तीन आपको पता होंगे, तब फिर आप ओवरऑल इसका एनालिसिस समझ पाएंगे। संपूर्ण जो आंतरिक सुरक्षा का सिलेबस है उसको आप समझ पाएंगे, तो कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको पहले पता होनी चाहिए। तो देखिए, जैसे मैं स्टेट का, अच्छा यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि अपने जो देश के अंदर राज्य है उनसे संबंधित नहीं है, यहाँ पर स्टेट का मतलब ही देश, देश है ना, एस कैपिटल है। तो स्टेट एक्टर्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर स्टेट का मतलब क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसी जगह जिसमें अपनी खुद की संप्रभुता हो, ठीक है, संप्रभुता हो, स्वायत्तता हो, ठीक है, और अपनी पॉपुलेशन हो यानी कि जनसंख्या हो, ठीक है। मतलब किसी एरिया की अगर अपनी खुद की जनसंख्या, अपनी खुद की पॉपुलेशन हो, स्वायत्तता हो, संप्रभुता हो, तो हम उसको एक स्टेट मानते हैं, एक राज्य का दर्जा दे सकते हैं। वहीं ये तीनों चीजें जब मिसिंग हो, ठीक है, ना तो संप्रभुता हो, ना स्वायत्तता हो, और ना ही आपका जो पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, ये तीनों ही चीजें जब नहीं है तो हम उसको क्या है कि गैर स्टेट में रखते हैं, ठीक है, नॉन स्टेट एक्टर का दर्जा देते हैं। तो मतलब ओवरऑल अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो हम किसी भी ग्रुप, क्योंकि हमारा तो मेन, हमें तो यही जानना है ना, यहाँ स्टेट, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा है, गैर स्टेट अभिकर्ता, ठीक है। तो ये क्या है ये आप पहले समझ लीजिए। तो अगर मैं कहूं कि ये क्या है, तो देखिए कोई भी आतंकी संगठन, कोई भी आतंकी संगठन इसके अंतर्गत आ जाएगा, कोई भी एनजीओ है जो वो इसके अंतर्गत आ जाएगा, कोई भी एमएनसी है जो वो इसके अंतर्गत आ जाएगी, एमएनसी भी आ सकती है ना, अगर उनका मंसूबे कुछ और हैं, इस तरीके से काम करने हैं, कुछ ऐसे काम करने हैं जो कि गैर संवैधानिक हो सकते हैं, तो वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। या कोई भी आप रिलीजियस ग्रुप है जो उसको भी ले सकते हैं, है ना, धार्मिक संगठन, धार्मिक संगठन, कोई भी धार्मिक संगठन है जो वो भी इसके अंतर्गत आ सकता है। तो ये वाली सारी चीजें हैं, या आप इंटरनेशनल मीडिया को भी इसके अंतर्गत रख सकते हैं। तो ये सब किस में आ जाएगा, आपका गैर राज्य अभिकर्ता के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे मान के चलिए कि जो किसी देश या राज्य विशेष से संबंध नहीं है, जो भी किसी देश या राज्य विशेष से संबंध नहीं है, ठीक है, वो सब इसके अंतर्गत आएगा। बस उसका कुछ राजनीतिक प्रभाव होना चाहिए, ठीक है, उसका मतलब ऐसा ना हो कि राजनीतिक से उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनके जो भी काम है उसका राजनीतिक प्रभाव अगर पड़ रहा है और उसका किसी राज्य से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, तो वो इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो लिख लीजिए आप यहां पर, जो किसी भी देश या राज्य विशेष से संबंध ना हो, ठीक है। तो ये आगे हो गया आपका गैर राज्य अभिकर्ता। तीसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए इसके लिए, जो तीसरी चीज आपको पता होनी चाहिए वो एक क्या है कि यहां पर एक शब्द जो लिखा हुआ है ये है बाहरी राज्य। तो ये तो आपको पता ही है, बाहरी राज्य का मतलब कि जो भी ऐसी समस्याएं हैं जो बाहर के देशों से आ रही हैं, जैसे कि बाहरी राज्य, इस शब्द का मतलब, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो मतलब कि आप पाकिस्तान को ले लीजिए, ठीक है, पाकिस्तान से जुड़ी हुई जो भी हमारी, आप आतंकवाद लिख सकते हैं, पाकिस्तान के कारण जो आतंकवाद की समस्या है, ठीक है। या आप यहाँ पर लिख सकते हैं बांग्लादेश या श्रीलंका की जो रिफ्यूजीज की समस्या है ना, बांग्लादेश, या आप श्रीलंका भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, श्रीलंका की जो आपकी रिफ्यूजीज की समस्या है, ठीक है, रिफ्यूजीज की समस्या है जो, वो भी इसके अंतर्गत, शरणार्थियों की समस्या वो भी इसमें शामिल आ गई। तो अब ये कुछ शब्दावली जब आपको पता चल गई हैं, तो अब जो मेन चीज आती है वो है आपको, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि चुनौतियां, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा का मतलब आपको पता चल गया, आपको इस शब्द का मतलब पता चल गया, आपको इस बाहरी राज्य शब्द का मतलब पता चल गया। अब
यहां पर जो एक शब्द चुनौतियां लिखा है, अगर हम इसके बारे में बात करें, चुनौतियां, ठीक है, तो आप बताएं क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं। आप बताएं किस किस तरह की प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हो सकती है, ओवरऑल सारी, है ना, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है। तो देखिए, आप जम्मू कश्मीर की समस्या आपके दिमाग में आ रही होगी, है ना, उग्रवाद की समस्या, ऐसी सारी समस्याओं को सोचिए जो आपके देश के भीतर हैं, मौजूद हैं, जो आप सुनते रहते हैं, ठीक है, मतलब उग्रवाद, मिलिटेंसी, ठीक है, या आतंकवाद, आतंकवाद, टेररिज्म, ठीक है, टेररिज्म, आतंकवाद की समस्या। और बताएं क्या आ रहा है आपके दिमाग में। संगठित अपराध, अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी इस पे, है ना, ये भी एक समस्या है। तो मैंने आपको बताया ना, एक बार ओवरऑल समझ लेते हैं कि पूरे सब्जेक्ट की क्या क्या समस्या, इन्हीं को हम अलग अलग टुकड़ों में पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो संगठित अपराध, ये एक मेन चुनौती हो सकता है। इसके अलावा और आप मतलब बॉर्डर के पूरे देश के बारे में सोचिए, तो एक एक करके आपको सब निकल के आ जाएंगे, लेफ्ट आपके, ईस्ट में, वेस्ट में आपका जो नॉर्थ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, साउथ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी चीजें आपको निकल के आ जाएंगी। तो संगठित अपराध, और क्या आ रहा है आपके दिमाग में, वामपंथी उग्रवाद, है ना, वामपंथी उग्रवाद, वामपंथी उग्रवाद की समस्या। और इसके अलावा जातीय, वामपंथी उग्रवाद समझते हैं ना, LWE की बात कर रहा हूं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, और जातीय संघर्ष, ये सब हमें इसके अंतर्गत पढ़ना होता है, ठीक है, जातीय संघर्ष। इसके अलावा बॉर्डर मैनेजमेंट, अभी हमने देखा था, तो बॉर्डर मैनेजमेंट से संबंधित जो समस्याएं हैं, क्योंकि हम पूरे बॉर्डर के बारे में अगर सोचें, तो अगर आप अंदर देखेंगे तो ये सारी समस्याएं हो रही हैं। अब थोड़ा बिल्कुल बाहर जाएंगे तो बॉर्डर मैनेजमेंट की, है ना, तो बॉर्डर प्रबंधन की समस्या है। इसके अलावा कोस्ट में भी तो प्रॉब्लम्स हैं, तो कोस्ट की भी तो सुरक्षा करनी है, हमारे जो तट हैं, पानी से जुड़े हुए पोर्शन है, सर क्रीक इशू है आपका, श्रीलंका वाला इशू है जो कचातीवू आइलैंड वाला, ये सारी चीजें, ठीक है। तो उसके अलावा आपका कोस्टल यानी कि तटीय सुरक्षा, तटीय सुरक्षा, ठीक है, तटीय सुरक्षा। और इसके अलावा आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन के बारे में सोचेंगे तो इंसर्जेंसी, है ना, नॉर्थ ईस्ट रीजन मतलब पूर्वोत्तर भारत की अगर बात करेंगे तो यहां पर जो इंसर्जेंसी की समस्या है, इंसर्जेंसी, ठीक है, इंसर्जेंसी की जो समस्या है वो। और इसके अलावा क्षेत्रवाद की समस्या, रीजनलिज्म, ठीक है, क्षेत्रवाद की समस्या है। आपको दोनों राज्यों के बीच में जो विवाद होते हैं, इसी के अंतर्गत भी लिख सकते हैं, क्षेत्रवाद में ही आ जाएगा, या फिर आप अंतरराज्यीय विवाद ऐसे अलग से भी लिख सकते हैं, अंतरराज्यीय विवाद। इसके अलावा आपको जो एक साइबर अपराध हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, साइबर अपराध, और एक कम्युनलिज्म यानी कि सांप्रदायिकता, ठीक है, संप्रदायवाद, ये वाली भी। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मोटा मोटा आप समझ सकते हैं कि आपके देश के भीतर विद्यमान है। जो किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, जैसे अभी आपको मैं बताऊं तो 3-4 दिन पहले मैंने अभी एक एग्जाम्पल, एक न्यूज पढ़ा और मैंने चर्चा भी की थी क्लास में। तो उस न्यूज में आपने देखा जो मानव तस्करी होती है, तो पहले तो क्या था कि मानव तस्करी नॉर्मली लोग इधर मतलब तस्करी जो होती थी गैरकानूनी अपराध है क्योंकि, तो छुप छुप करके मानवों को इधर से उधर बेचते थे या इनसे गलत काम करवाते थे, है ना, बालिकाओं को या फिर बच्चों को भीख मंगवाना, पोर्नोग्राफी, ये सारी चीजें इसके साथ जुड़ी थी। अब क्या है कि इसका पैटर्न बदल रहा है और अब क्या हो रहा है कि मानव तस्करी किसके साथ जुड़ गया है, इस साइबर अपराध के साथ जुड़ गया है, ठीक है, क्योंकि मतलब ऑनलाइन बैठ करके पैसे कमाने का एक अच्छा तरीका है कि मानव तस्करी करो और फिर उनसे गलत काम करवाओ और वो सब साइबर अपराध ऑनलाइन करवाओ, ठीक है, तो साइबर अपराध के साथ जुड़ जाते हैं वो सारी चीजें। तो जब भी कोई नई चुनौती आपके देश के भीतर किसी भी तरह की हो, तो वो सब इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत शामिल है, ठीक है।
तो इतनी चीजें मोटा मोटा हो गया। अब हम अगर पहले टॉपिक को, जो आपका पहला टॉपिक था, जो मैंने पहला पॉइंट बनाया था कि इसको हम एक साथ लेकर के चलेंगे, तो इसको अगर हम मोटा मोटा ये देखें कि सर अब बताइए कि अब हमें अगर सब्जेक्ट की समझ हो चुकी है, तो फिर अब बताइए कि अब इसके अंतर्गत हमें क्या क्या सारी चीजें हैं जो पढ़नी है। तो कुछ पॉइंट्स आप लिख लीजिए। तो हेडिंग भी डाल देते हैं कि बाहरी और गैर राज्य अभिकर्ता की भूमिका। ठीक है, इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो बेसिकली हमें एक चीज जो पढ़नी है वो है आतंकवाद। ठीक है, मोटा मोटा अगर आप मेन हेडिंग रखें तो आपको आतंकवाद पढ़ना है। तो आतंकवाद के अंदर आपको एक तो सबसे पहले इसका ओवरव्यू आपको जानना होगा। ठीक है, क्योंकि हम इंटरनल सिक्योरिटी में शुरुआत से शुरू करते हैं। मतलब शुरुआत का मतलब है कि देश जब आजाद हुआ 1947, ठीक है, तो 1947 से लेके अभी तक की जो भी पूरा प्रकरण है वो आपको पता होना चाहिए, और उसका मोटा मोटा एक जो सीक्वेंस है वो भी आपको आइडिया होना चाहिए इसमें। तो आतंकवाद का पूरा आप पहले ओवरव्यू लीजिए, और इसमें फिर मेन चीज जो आपकी जुड़ जाती है वो आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर का आतंकवाद ये पढ़ना है। दूसरी चीज और क्या है, आतंकवाद में आप खालिस्तान वाला इशू, ठीक है, खालिस्तान का मुद्दा भी पढ़ना है आपको। खालिस्तान का मुद्दा देखेंगे, और इसके अलावा आप हिंटरलैंड आतंकवाद, हिंटरलैंड टेररिज्म एक चीज होती है। क्या है हिंटरलैंड का मतलब, बताता हूं अभी। हिंटरलैंड आतंकवाद, हिंटरलैंड आतंकवाद का मतलब होता है बेटा कि बाउंड्रीज में तो आप देख ही रहे हैं कि क्योंकि कुछ कुछ ऐसी समस्याएं कि हमारा दूसरे देश के साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिसकी वजह से उनको ये बात महसूस हो गई है कि भाई अब हम इनसे डायरेक्ट लड़के नहीं जीत सकते, तो अब इस तरह की कुछ घटनाएं करते हैं कि इनको अंदर से खोखला करेंगे। तो इस तरह से आतंकवाद को प्रमोट किया जाता है। लेकिन कुछ जगहों पर जहां पर आपको ये होगा कि भाई यहां पर तो एक्सपेक्टेड है कि यहां पर आतंकवादी गतिविधियां हो सकती हैं, जैसे कि आपका जो पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया, खालिस्तान वाला इशू मैंने बताया, तो जो बॉर्डर एरियाज में आप अंदाज लगा सकते हो। लेकिन ऐसी जगहों का क्या, जैसे कि मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है ना, दिल्ली में पार्लियामेंट में हमला हो गया, तो ये सब भी तो आतंकवादी गतिविधियां हैं। तो आंतरिक इलाकों में जब इस तरह की आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, तो वो सब कहाँ कहलाया जाता था, हिंटरलैंड टेररिज्म या हिंटरलैंड आतंकवाद की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो ये आपका पढ़ना है आपको। दूसरी चीज आपको जो इसके अलावा पढ़ना है वो है आपका पूर्वोत्तर में उग्रवाद, है ना, नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी कि पूर्वोत्तर है जो, उसमें उग्रवाद, इसके बारे में पढ़ना है। इसमें भी आप पूरा पहले ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि ये घटना एकाएक तो शुरू नहीं हो गई, मतलब आज लंबे समय से एक सीक्वेंस है पूरा, है ना, धीमे धीमे करके स्टार्ट हुई हैं घटनाएं। तो आपको एक तो इसमें ओवरव्यू पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको यहां पर फिर जब आपको पूरा महसूस हो जाएगा कि पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में, है ना, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि अंदर क्या है। पहले पहले सिर्फ असम था, फिर पहले की ब्रिटिश से क्या संबंध है, उन सारी चीजों को हम देखेंगे। ओवरव्यू जब आप ले लेंगे तो फिर उसके बाद आपको इसमें क्या करना है कि एक एक करके राज्यों को उठा लेना है। ठीक है, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को उठाना है। तो किन किन राज्यों में है, राज्यों में समस्या है या किस तरह की समस्याएं हैं, वो सारी आपको एक एक करके उठा लेना है और अलग अलग राज्यों का इसको इसमें पढ़ना है। ठीक, तो उग्रवाद में आपको एक पहले ओवरव्यू समझना है, उसके बाद आपको किन किन राज्यों की समस्या है ये देखना है, और साथ में आपको सरकार की जो पहल है, सरकार की पहल, ठीक है, ये है जो, ये भी आपको इसमें समझना है। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और चीज जो देखनी है वो क्या है, आपका वामपंथी उग्रवाद। ठीक है, मैं मेन पॉइंट आपको बता रहा हूं, वामपंथी उग्रवाद। वामपंथी उग्रवाद के बारे में आप पढ़ेंगे। तो वामपंथी उग्रवाद में आपको मेन चीज, वामपंथी मतलब LWE, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहे हैं,
तो एक तो ये अपने ही लोग हैं, आपको भी पता है ना, बस इनका माइंडसेट अलग है। तो पूरा ऐतिहासिक मतलब आपको कारक, अगर एक शब्द में कहें तो कारण क्या है उसके, आपको कारक पता होने चाहिए। कारक से मतलब कि जो जैसे कि ऐतिहासिक कारक उसके क्या है, ठीक है, ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनैतिक, भौगोलिक कारक, ठीक है, सारी चीजें। ऐतिहासिक कारक इसके क्या है, सामाजिक कारण, आर्थिक कारक, ठीक है, आर्थिक, विकास की समस्या है यहाँ पर, विकास या सुशासन लिख लीजिए, वो ज्यादा सही शब्द है इसके लिए, है ना, सुशासन की समस्या, उसके बारे में आपको पढ़ना है। ये सारे इतनी चीजें आपको इसके बारे में, मतलब कुछ कारक हैं, जो भी कारक हैं वो सारे पढ़ने हैं। कारकों के अलावा ये इतनी जटिल क्यों है, दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि जटिल क्यों है, जटिल क्यों है ये समस्या, है ना, क्यों हम इसको आसानी से डील नहीं कर पाते, क्यों हम, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अपने ही लोग हैं मेन, तो इसलिए ये जटिल है ना, तो इनको आप बंदूक नहीं रख सकते इनके ऊपर, है ना। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। खैर जो भी सारा डिटेल है वो हमें सारा इसमें जानना है, वामपंथी उग्रवाद के ऊपर। और इसके अलावा फिर सरकार ने क्या क्या पहल की है, क्या क्या ऑपरेशंस हैं, क्या क्या इसके लिए पहल, सरकार की पहल, सरकार की पहल। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि ये पूरा करंट अफेयर्स के साथ इसलिए लिंक हो जाता है कि कोई भी जो नई चीज है जो सरकार ने रिलीज की LWE के ऊपर, वो आपको इन आंसर्स में जोड़नी होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इसमें मतलब इनमें किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि ये सब जब तक प्रॉब्लम्स है तब तक देश का विकास कहीं ना कहीं हैम्पर करता है, कहीं ना कहीं रुकता है। तो वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इस पॉइंट नंबर 1 में डिस्कस करना है। अब आता है आपका पॉइंट नंबर 2, जिसको हम संगठित अपराध कह रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, जिसको आप हेडिंग डाल सकते हैं भाई संगठित अपराध, इसमें आपको क्या पढ़ना है, वही दो चीजें, संगठित अपराध, संगठित अपराध। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको एक पढ़ना है आपको भाई कि मनी लॉन्ड्रिंग और इसकी रोकथाम के ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंग मनी लॉन्ड्रिंग और इसकी रोकथाम। ठीक है, रोकथाम के लिए क्या क्या है, PMLA एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ये सारी चीजें, इसकी डिटेल्स आपको जाननी है। मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है ये पहले आपको पता होना चाहिए, किस किस तरीके से ये ऐसी गतिविधियों के साथ जुड़ा है जो कहीं ना कहीं हमारे विकास को रोक रही हैं, वो सारी चीजें, और सरकार ने रोकने के लिए क्या क्या पहल की है, वो सारी चीजें आपको इसमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो संगठित अपराध है, इसका टेररिज्म के साथ क्या लिंक है ना, संगठित अपराध का आतंकवाद के साथ संबंध, वाद से संबंध, ठीक है, ये आपको जानना है। क्योंकि देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी पर्पस के साथ कर रहे होते हैं, जो भाई धर्म की वजह से हो या रीजनलिज्म की वजह से, जो भी है वो उसकी वजह से कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग आपके देश के भीतर ही ऐसे बैठे हैं जो आतंकवादी आएगा, मनी लॉन्ड्रिंग से आपने उसको क्या है कि पैसे पहुंचा दिए हैं, पैसे उसके पास आ चुके हैं, आतंकवादी तो नॉर्मली प्लेन में बैठ के आएगा, शिप से आएगा, और फिर उसको यहां पर सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो ऐसा आदमी जो वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवा रहा है, तो वो तो और बड़ा दीमक है ना। तो वो सारी चीजें A to Z आपको इसके बारे में, यहाँ पर आतंकवाद के साथ इसका किस तरीके से जुड़ाव है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तीसरे टॉपिक की अगर हम बात करें, तीसरे टॉपिक की अगर हम बात करें तो साइबर सुरक्षा, ठीक है, साइबर सुरक्षा है जो, ये एक साइबर सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे, तो भाई देखो सबसे पहले तो साइबर सुरक्षा क्या है, ठीक है, आपको इसमें क्या पढ़ना है ना। तो क्या है बताइए, डाटा से बचाना, डाटा को आपके बचाना, नेटवर्क को बचाना, ठीक है, ये सारी चीजें
इसके इसमें शामिल होती हैं। आपका डाटा हो गया, नेटवर्क हो गया, सर्वर हो गया, ठीक है, सर्वर हो गया, इसको बचाना, ये साइबर सुरक्षा के अंतर्गत ही आएगा। इसके अलावा इसके महत्व, इसके खतरे, इसके महत्व आपको पढ़ने हैं, ठीक है, इसके आपको खतरे पढ़ने हैं, ठीक है, कि क्या क्या इससे खतरे हो सकते हैं। साइबर हमले पढ़ने हैं, हमले, साइबर हमले कैसे किस किस प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, इसके प्रकार आपको जानने होंगे, उसके कारक जानने होंगे, उसके प्रभाव जानने होंगे, ठीक है, ये सारी डिटेलिंग आपको साइबर सुरक्षा के अंतर्गत देखनी होगी। इसके अलावा इसकी चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं और सरकार की पहल, ठीक है, और सरकार की पहल, इतनी चीजें आपको साइबर सुरक्षा में आपको देखनी है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो एक पॉइंट आता है वो है क्या, बॉर्डर मैनेजमेंट, ठीक है, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां क्या है भाई, ये देखिए, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उसका प्रबंधन, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे, अब देखो, समझो, यहां पर चुनौतियों की बात हो रही है सीमावर्ती क्षेत्रों की चुनौतियों की अगर हम बात करें तो किस तरह की चुनौतियां पहले तो हो सकती हैं, अगर चुनौतियों का आइडिया होगा तो देखिए, यहां पर जब चुनौतियों की शब्द की को पकड़ेंगे आप, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई हमारा जो भूमि है ना, हमारा जो लैंड बॉर्डर है वो क्या है, सेटल्ड नहीं है। तो आप लिख सकते हैं कि अनसेटल्ड लैंड बॉर्डर, अनसेटल्ड लैंड बॉर्डर मतलब अस्थिर भूमि सीमा, ठीक है, अनसेटल्ड है, लैंड बॉर्डर हमारा जो है वो सेटल्ड नहीं है। जैसे कि आपका पाकिस्तान के साथ आप देखते हैं कि हमारा लैंड बॉर्डर्स है जो वो फिक्स नहीं है, कई बार वो उनको लगता है कि मतलब प्रॉपर नहीं है, इसी बात पे लड़ाई होती रहती है क्योंकि इसका सेटलमेंट ब्रिटिशर्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो कुछ ना कुछ वहां पर गड़बड़ है, यहाँ प्रॉब्लम, चाइना की तरफ से प्रॉब्लम, मतलब दोनों देश एग्री नहीं करते एक पॉइंट पर। नेपाल के साथ है ना, आप लिख लीजिए यहाँ पर पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, नेपाल में क्या है, अपने काला पानी वाला इशू, जो काला पानी विवाद है ना, काला पानी, काला पानी विवाद, ये सारी चीजें इसके साथ। और क्या चुनौतियां हो सकती हैं, सीमा के पार आतंकवाद, सीमा पार, ये सब आपको पढ़ना है डिटेल में, ठीक है, सीमा पार आतंकवाद, सीमा पार आतंकवाद। इसके अलावा अवैध प्रवासन, ठीक है, जो इधर से उधर इलीगल माइग्रेंट्स हैं जो वो आ रहे हैं, उनकी समस्याएं हैं, जो आपका बांग्लादेश वाला जो रीजन है वहां से मेन समस्या यही जुड़ी हुई है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको देखनी है। सीमा पार आतंकवाद की, सीमा से आपको क्या, उस पार से आपको सपोर्ट मिल रहा है, आतंकवाद यहाँ हो रहा है, सपोर्ट आपको वहां से मिल रहा है, ठीक है। उसके लिए हथियार जो प्रोवाइड कराने हैं वो सारे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जो भी आपको पैसे की जरूरत है तो मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू वो पैसा प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो वो सारी चीजें इसमें आपको चुनौतियों के रूप में देखना होगा। इसके अलावा जो लैंड बॉर्डर्स हैं उनको क्या, आर्टिफिशियल बॉर्डर्स, अपने अपने आर्टिफिशियल बॉर्डर्स बना रखे हैं, ये एक अच्छा कृत्रिम बॉर्डर्स आप लिख लीजिए, कृत्रिम सीमाएं, ठीक है, कृत्रिम सीमाएं, कृत्रिम बॉर्डर है जो वो बना रखे हैं, वो भी एक समस्या है। इसके अलावा अलगाववाद आंदोलन है ना, जम्मू कश्मीर में आप ये बात देखते रहते हैं, अलगाववाद आंदोलन, या पूरा नॉर्थ ईस्ट है जो वो इसी बात की डिमांड करता रहता है कि हमें अलग कर दीजिए, हम अपना एक खुद का, हमारा एक ऐसा देश बना दीजिए, ना हम इसमें जुड़ेंगे ना उसमें, जिसमें कि मतलब जैसे ग्रेटर नागालैंड हो गया है ना, ये सब अलग डिमांड करते रहते, तो अलगाववाद, ठीक है, अलगाववाद आंदोलन। इसके अलावा आपको जो स्थानीय लोग हैं उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो स्थानीय लोगों की समस्या, ठीक है, स्थानीय लोगों की समस्या, एक प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि स्थानीय लोगों की समस्या।
तो ये कुछ चुनौतियां आपके सामने हैं। तो इसको बेसिकली किस तरीके से पढ़ेंगे, तो इसको हम एक एक करके ये सारी समस्याएं हैं जो अलग अलग जगहों पर देखेंगे। जैसे कि आप एक पकड़ लीजिए कि पाकिस्तान के साथ, ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ किस किस तरीके की जो भी समस्याएं हैं वो सारी आप एक साथ कर दीजिए कि भाई पाकिस्तान के साथ जो इंडो पाक है वहां पर आपका सरक्रीक इशू, ठीक है, सरक्रीक इशू है जो वो आपको यहाँ पर देखना होगा। उसके अलावा आपका सियाचिन सियाचिन गिलगिट बाल्टिस्तान, ठीक है, ये सारे इश्यूज हैं जो वो पाकिस्तान के साथ देखने होंगे। चीन के साथ आपको क्या क्या देखने होंगे, चीन के साथ आपको अक्साई चीन, ठीक है, अक्साई चीन वाला जो इशू है वो आपको यहाँ पर देखना होगा। या अरुणाचल को वो पूरा जो अपना ही कहते हैं, तो अरुणाचल का मुद्दा, ठीक है, अरुणाचल का मुद्दा, ये डिटेल में आपको यहाँ पर चीन के साथ जो विवाद है वो आपको देखने होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश, तो वहां पर जो तीस्ता नदी है, ठीक है, तीस्ता नदी विवाद है जो वो है, उसके बारे में आपको पढ़ना। जिस भी तरीके के विवाद बॉर्डर के साथ जुड़े हैं वो सब हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में आएंगे। तो आपको एक एक करके देश मतलब पकड़ लेना है कि यार इसके साथ हम सीमा साझा कर रहे हैं, तो इसके साथ हमारे क्या क्या विवाद है उनको आपको देख लेना है। एक एक करके ये सारे आपको पढ़ने हैं। ऐसे ही नेपाल हो गया, नेपाल के साथ अभी जैसे मैंने आपका नाम लिया क्या, काला पानी विवाद, ठीक है, काला पानी विवाद, ठीक। इसके अलावा भूटान हो गया, भूटान के साथ आपका जो डोकलाम वाला है, ठीक है, डोकलाम वाला इशू है वो आपको समझना होगा, ठीक। इसके अलावा आपका म्यांमार हो गया, ठीक है, म्यांमार के साथ आपके जो ड्रग ट्रैफिकिंग का एक बड़ा इशू है वहां पर, या आर्म्स ट्रैफिकिंग का एक बड़ा इशू है, मतलब आर्म्स और हथियार और मादक पदार्थ, ठीक है, हथियार और मादक पदार्थ, हथियार तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी, ड्रग ट्रैफिकिंग, मादक पदार्थ तस्करी, ठीक है, मादक पदार्थ की तस्करी। तो ये सारे जो इश्यूज हैं, क्योंकि आपको पता है कि अभी हमारा जो भारत है वो एक तरफ गोल्डन क्रिसेंट है और एक तरफ क्या है, गोल्डन ट्रायंगल है, ठीक है। तो वहां से जो आपके मादक पदार्थ की तस्करी है वो काफी मात्रा में होती है और ये हम दोनों के बीच में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो वो लगातार उसकी सप्लाई होती रहती है ड्रग्स वगैरह की, और हमारा जो यूथ है वो कमजोर हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको एक एक करके पकड़ लेना है। अब सीमा की बात हमने कही, तो सीमा सिर्फ जमीन के साथ तो जुड़ी नहीं है, सीमा तो पानी के साथ भी जुड़ी है, और आपके हवा वो भी हमें देखना होगा, तो उसकी भी सुरक्षा भी जिम्मेदारी, तो वो भी हमें इसी के टॉपिक में देखना होता है। तो कोस्टल सिक्योरिटी मतलब तटीय सुरक्षा, ठीक है, तटीय सुरक्षा है जो वो भी इसमें आपको पढ़ना होता है। और तटीय सुरक्षा में एग्जाम्पल की तरह आप श्रीलंका को ले सकते हैं, ठीक है, श्रीलंका वाला जो आपका मछुआरों का इशू है, मछुआरों का, ठीक है, मछुआरों का मुद्दा है जो एग्जाम्पल में आप कचातीवू आइलैंड लिख सकते हैं, कचातीवू आइलैंड है जो उसकी समस्या, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको कहा कि एयर स्पेस की है ना, एयर स्पेस की जो समस्या है, जो हवा में है, हवाई क्षेत्र की जो सुरक्षा है वो भी आपको देखनी होगी। हवाई क्षेत्र छोटा सा ही टॉपिक रहता है, ठीक है, हवाई क्षेत्र की जो समस्या है कि इसमें आपको, इसके तहत आपको देखना होगा कि भाई हमारा कितना एरिया है जो वो हमें प्रोटेक्ट करना है, कितना एरिया है जो हवा में है और हमारे अंतर्गत आता है, हमारी सुरक्षा के अंतर्गत आता है। अगर वहां पर कोई घुसपैठ होती है तो हमारे ऊपर उसकी जिम्मेदारी है कि कहीं ऐसी कोई मतलब ऐसा कोई वो ना हो जाए, घुसपैठ ना हो जाए जिसकी वजह से हमारे देश की जो संप्रभुता है उसका उल्लंघन हो। तो वो सारी चीजें अगर हवाई माध्यम से हो रहा है तो कितना एरिया है जो वो भारत के अंतर्गत आएगा, कौन कैसे डिसाइड होगा कि ये वाला एरिया भारत का है और ये दूसरे का है, तो कितने नॉटिकल माइल्स तक हम जा सकते हैं ऊपर, अपने एरिया को मान सकते हैं और वहां पर दूसरे देशों के जो जहाज वगैरह या विमान है उनको रोक सकते हैं, ठीक है, या ध्वस्त कर सकते हैं। उसके लिए क्या कोई ट्रीटी है कि नहीं है, इंटरनेशनल और नेशनल, ठीक है, दोनों आपको देखनी होंगी, नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर और आपका इंटरनेशनल स्तर पर, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ये सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत देखनी है, ठीक है। तो ये आपके कुछ टॉपिक हुए। इसके अलावा
ये टॉपिक सारे कंप्लीट हुए, बस एक ये बच गया आपका 5वां, विभिन्न सुरक्षा बल और एजेंसियों और उनके अधिदेश। सुरक्षा बल, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है आपको, विभिन्न सुरक्षा बल और उनके अधिदेश, ठीक है, विभिन्न सुरक्षा बल, एजेंसियां और उनके अधिदेश। सुरक्षा बल, एजेंसीज और अधिदेश, इनके बारे में और उनके जो भी मैंडेट्स वगैरह हैं वो आपको देखने हैं, ठीक है। और उनके अधिदेश, तो इसके अंतर्गत आपको वो सारी सुरक्षा एजेंसियां, सारी जितनी भी आपको मतलब जो भी इंपॉर्टेंट है, यहां से ही आपका प्री का क्वेश्चन है वो आ सकता है, ठीक है। मोस्टली बाकी सब तो मेंस वाले ही टॉपिक हैं, लेकिन ये वाला टॉपिक ऐसा है जहां से प्री का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो मतलब आपको पहले तो आपकी जो सुरक्षा एजेंसियां भारत की, उसका ढांचा क्या है ना, उसका ढांचा क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो आपको जानना होगा। स्ट्रक्चर के अलावा आपको मतलब इसमें सुरक्षा बलों में आपको भारतीय सेना, है ना, के बारे में आपको जानना होगा, ठीक है। उसके अलावा आपका जो आप अभी एक बहुत रिसेंट में टर्म आ रहा है, एकीकृत थिएटर कमांड, ठीक, इसके बारे में आपको जानना होगा क्या, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, ठीक है। एकीकृत थिएटर कमांड ये क्या है, CDS की पोस्ट है, उसके बारे में आपको जानना होगा, ठीक है। आपका IB है, आपका रॉ है, ठीक है, NIA है, ठीक है। उसके अलावा CAPF है, ठीक है। CAPF में आपका असम राइफल हो गया, ठीक है, आपका ITBP हो गया, CISF हो गया, CRPF हो गया, ठीक है, आपका BSF हो गया, ठीक है। असम राइफल, ITBP, CISF, CRPF, BSF और आपका क्या बच गया, आपका NSG बच गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो वो आपको जाननी होंगी। अच्छा, इसके अलावा एक SSB भी तो है इसमें, SSB सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। तो ये सारी होगी, इनकी डिटेल्स आपको जाननी होगी। इसके अलावा महिलाओं का क्या योगदान है इसमें सेना में, महिलाओं का योगदान, ये वाला पार्ट भी आपको देखना होगा। महिलाओं का योगदान, क्या उनके लिए कोई अलग एजेंसी है, ठीक है, तो वो सारी चीजें, महिलाओं का योगदान, ये भी है इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और क्या हो सकता है, CBI हो सकता है, CBI, ठीक है, CBI ये आपको जानना होगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है जो, वो NCRB, इसके बारे में जानना। तो मतलब जितनी भी एजेंसियां आपने सुनी हैं, पुलिस है ना, पुलिस ये कैसे मिस हो गया, ठीक है। तो ये तो A to Z जितनी भी एजेंसियां हैं, ये थोड़ा सा डिटेल टॉपिक होता है, और इसके बारे में बस कि कैसे काम करते हैं, किसके अंतर्गत काम करते हैं, तो इन सारों को एक एक करके उठाना है आपको, और सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिटेल जानना है कि कौन सी एजेंसी किस सुरक्षा एजेंसी के साथ जुड़ी है, कौन सी एजेंसी आपकी किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है, ठीक है, और उसका मेन कार्य क्या है, ठीक। तो ये A to Z सेना हो गया, जो भी एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, तो ये सारी चीजें A to Z आपको इसके अंतर्गत पढ़नी होती है। जितनी भी एजेंसियां आपके दिमाग में आ रही हैं, सारी इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो ये है हमारा मेनली, ये सारा जो सिलेबस जो मैंने आपको बताया था, इतना ही है, ठीक है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें कोई ऐसी अनोखी चीज नहीं पढ़नी जो आपने सुनी ही नहीं आज तक, ठीक है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपने सुन रखी हैं, एटलीस्ट नाम तो पता ही है। तो जब उसके बारे में हम जब चर्चा करेंगे तो उसकी डिटेल्स भी आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। तो बड़ी आसानी से इस सब्जेक्ट को आप टैकल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई भी नई चीज, मान लीजिए कुछ ऐसा आता है, क्योंकि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो जब से आया है तब से उसको दोनों तरफ से देखा जा रहा है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो उसकी जो जो नेगेटिव साइड्स है, जो हमारे देश के अंदर अगर प्रिवेल कर सकती है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर डिजिटल लिटरेसी की काफी ज्यादा कमी पाई जाती है ना, डिजिटल शिक्षा है जो, वो काफी ज्यादा कमी पाई जाती है, तो उसकी चुनौतियां भी इसके अंतर्गत आएंगी साइबर सुरक्षा में, वो भी आपको देखना है, ठीक है। तो ऐड होती रहती हैं चीजें करंट के साथ, तो इस तरीके से आप आसानी से इसको टैकल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा तो ये सारी चीजें हैं जो मुझे आपके साथ सिलेबस में डिस्कस करनी थी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप om.narayan@studyIQ.com पे या तो मेल कर दीजिए, या ये मेरा टेलीग्राम का QR कोड है, ओम द्विवेदी स्टडी IQ करके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और या फिर इस QR कोड को है ना स्कैन करके आप डायरेक्टली टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम पर आप कोई भी क्वेश्चन है जो वो इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं।
जल्दी मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।